नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज़। मैं हूं सुनील राउत और हमारी चुनाव यात्रा भोपाल पहुंच चुकी है, जो कि बहुत ही बेहद हॉट और दिलचस्प सीट है। यहां पर दिग्विजय सिंह का मुकाबला प्रज्ञा सिंह से है, जो कि पहली बार चुनाव लड़ रही है, और उनके सामने हैं राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले दिग्विजय सिंह। क्या है सियासी रुख, क्या कहती है ये सीट? हमारे साथ मौजूद है भोपाल से बेहद ख़ास मेहमान दीप्ति चौरसिया वर्मा जी। आप सीनियर जर्नलिस्ट है और मध्य प्रदेश के मिजाज को बहुत अच्छे से जानती है, क्योंकि कई दिनों से आप मध्य प्रदेश में पत्रकारिता कर रही हैं और नब्ज को अच्छे से आप जानती हैं। तो हम इसीलिए आपके पास पहुंचे ये जानने कि भोपाल और मध्य प्रदेश क्या कहता है। मैम, ये बताइए कि भोपाल क्या कहता है, सबसे पहले ये बताइए आप। देखिए सुनील, भोपाल बहुत इंटरेस्टिंग सीट है और इंटरेस्टिंग इसलिए है कि ये अपने आप में एक एक्सपेरिमेंटल सीट है, क्योंकि जो कैंडिडेट हैं आपको पता है दिग्विजय सिंह हैं, जो कांग्रेस के चाणक्य माने जाते हैं, जिनकी राजनीति में बड़ी माहिरता हासिल है। दूसरा प्रज्ञा ठाकुर है उनके सामने, और प्रज्ञा ठाकुर कहीं से कहीं तक राजनीति से नहीं जुड़ी हैं। हालांकि उनका जो इतिहास था, जो उनका पूरे केसेस जो जुड़ी हुई थी, उसके बाद उनको जिस तरह से उनका आरोप है कि मुझे फंसाया गया, किस तरह से फंसाया गया, उन सारी चीज़ों को लेकर वो सामने है। तो कुल मिलाकर ये जो सीट है ये एक्सपेरिमेंटल है, और एक्सपेरिमेंटल इसलिए है कि एक तरफ भगवा है और दूसरी तरफ वो चीज़ है, वो लोग हैं जो हिंदू विरोधी छवि के माने जाते हैं, या ये माने जाते हैं कि जिन्होंने भगवा के साथ आतंकवाद जैसे शब्द जोड़े। तो निश्चित ही पूरे देश के लिए ये एक्सपेरिमेंटल सीट है। मैम, इस बड़ी आलोचना हुई, अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक आलोचना हुई बीजेपी की। आपने एक ऐसे कैंडिडेट को टिकट दे दिया जिस पर आतंकवाद का ठप्पा लगा हुआ, चाहे वो किसी भी धर्म से हो। तो उसके बाद जब हमने यहाँ पे भोपाल में भी घूमने, हमने लोगों से भी बात की, तो बीजेपी के भी कुछ लोग खुलकर ये कह रहे थे कि ये थोड़ी सी गलती हुई बीजेपी से। क्या आपको लगता है ऐसा कुछ हुआ है? देखिए, बीजेपी के टिकट को लेकर बहुत तरह की बातें हैं। नंबर 1 इसलिए है कि एक बहुत लंबा समय लगा दिया बीजेपी ने इस टिकट पे या इस सीट पे अपना कैंडिडेट डिसाइड करते करते, और पहली लिस्ट में कांग्रेस ने डिसाइड कर दिया था कि दिग्विजय सिंह मैदान में है। अब चूंकि भोपाल सीट की जो सच्चाई है वो ये है कि लगभग 30-35 साल से बीजेपी का कब्जा है, बीजेपी के लिए बहुत सेफ सीट मानी जाती है। लेकिन बावजूद इसके कि बीजेपी ने इतना लंबा समय क्यों लिया, ये बात लगातार चली आ रही थी। क्योंकि पिछली बार भी वैसे तो मोदी लहर थी, लेकिन जिसको कैंडिडेट को उतारा था वो भोपाल से पार्षद थे, और पार्षद से वो सांसद बने और अच्छी खासी लीड ली उन्होंने, लगभग 3 लाख के आसपास की लीड से वो जीते। तो ये माना जाता है कि बीजेपी यहाँ जिसे उतारे वो जीतेगी। लेकिन जितना लंबा समय लगा तो ये लग रहा था कि कोई बड़ा चेहरा सामने आएगा, कि कौन लड़ेगा। लेकिन जो चेहरा सामने आया उसको देखकर बीजेपी के कुछ जो पुराने कार्यकर्ता थे उनको बड़ी निराशा हुई। निश्चित ही उनके मन में हताश थे, वो ये बात उनके मन में थी कि शायद उन्हें कहीं मौका मिलेगा या बीजेपी कोई और चेहरा उतारेगी। पर जो चेहरा आया वो सक्रिय राजनीति से नहीं था, और नाम घोषित होने के बाद उन्होंने बीजेपी की मेंबरशिप ली। तो निश्चित ही क्रिटिसिज्म था, अच्छा खासा क्रिटिसिज्म हुआ। पर आपने बोला कि नाम आतंकवाद से जुड़ा, लेकिन राजनीति यह है कि जिस आतंकवाद के साथ नाम जुड़ा उसके आगे भगवा भी जुड़ा हुआ था। शायद यही वजह थी कि बीजेपी ने इस टिकट को प्रज्ञा सिंह को दिया। मतलब एक तरह से इसको एक एक्सपेरिमेंटल सीट बनाई गई, जैसे आपने कहा, क्योंकि मोदी ने भी इसको डिफेंड किया। जब उनसे भी पूछा गया तो उन्होंने कहा कि भाई कन्हैया, जब देशद्रोही जिन पर तमगा लगा है वो चुनाव लड़ सकते हैं, तो आरोपी है, अभी चुनाव तो लड़ जा सकते। मैम, मध्य प्रदेश का अगर हम सिनेरियो समझे, इस सीट पर तो आप बता रही जैसे कि बीजेपी बढ़त बना ही सकती है, कांटे की टक्कर होगी, लेकिन मध्य प्रदेश का क्या सिनेरियो देख पा रही है आप? कितनी सीटें और क्या कांग्रेस और बीजेपी का क्या गणित देख पा रही है? देखिए, मध्य प्रदेश में पूरी 29 सीटें हैं। 29 में से पिछली बार 2 सीटें कांग्रेस को गई थी, जो कि गुना और छिंदवाड़ा की थी, जिसमें एक में कमलनाथ खुद थे उम्मीदवार और जिसमें एक में सिंधिया थे। और बाई इलेक्शन में जो तीसरी सीट थी, जो मानी जाती है कि जो रतलाम झाबुआ सीट जो कांग्रेस का गढ़ मानी जाती है, वो वापस कांग्रेस के पास चली गई। तो अभी मध्य प्रदेश के सिनेरियो में 2-3 चीज़ें हैं। मुझे लग रहा है कि बीजेपी की सीटें कुछ कम होंगी, पिछली बार की तरह 26 सीटें बीजेपी के पास नहीं होंगी। हो सकता है कि बीजेपी के पास 20 या 22 सीटें आए। इसकी 2-3 वजह है। नंबर 1 तो ये कि 15 साल बाद निज़ाम बदला है प्रदेश का। बीजेपी चुनाव लड़ रही है, लेकिन बीजेपी उस वक्त चुनाव लड़ रही है जब वो सत्ता में नहीं है। सत्ता अभी कांग्रेस के हाथ में है, कांग्रेस भी बहुत एग्रेसिव है। और बीजेपी में पिछले कई दिनों में विधानसभा चुनाव के बाद से देखने में आया कि संगठन काफ़ी कमजोर हुआ। तो बीजेपी अपने संगठन के लिए जाना जाता था। तो कहीं ना कहीं ये जो पूरा चुनाव है ये बहुत इंटरेस्टिंग है। भोपाल की सीट इंटरेस्टिंग है, बावजूद इसके बीजेपी इस बार उतनी गेन करने की पोजीशन में नहीं है। 20 से 22 सीटें मैं मानती हूँ बीजेपी ले पाएगी। कांग्रेस यहाँ से ज़्यादा सीटें ले जाएगी इस बार।
हाँ, चूँकि मामा जिसे हम बात कर रहे थे अभी, तो मामा बहुत दिख रहे थे कि 29 में से 29 सीटें हम जीत रहे कह रहे थे वो, लेकिन हमने चूँकि राज्य का दौरा किया है, कई जगह हम गए हैं, तो सिनेरियो थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर लग रहा है, क्योंकि कांग्रेस जिस तरह के मोदी सरकार ने जो वादे किए थे उस पर कहीं ना कहीं वो जन अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतर पाए, वो एक मुद्दा है। दूसरी बात मैम, हम ये भी जानना चाहेंगे, जैसे शिवराज सिंह चौहान, हम ये भी देखा कि हम गए तो उनको मिस कर रहे हैं लोग, खासतौर पर किसान कह रहे कि हमारे लिए बहुत काम किया था, लेकिन जब से सरकार आई है थोड़ा, तो क्या आपको लगता है ये राजनीतिक सिनेरियो आप देख पा रही कि अगर फिर से मोदी जी सत्ता में वापस आते हैं केंद्र में, तो क्या यहाँ जोड़ तोड़ की राजनीति होकर फिर मामा सीएम बनेंगे? देखिए, केंद्र में अगर मोदी जी सत्ता में आते हैं तो मध्य प्रदेश में क्या होगा, ये सवाल आज बहुत बड़े बड़े लोगों के दिमाग में है। क्या कांग्रेस में हो, क्या बीजेपी में हो, क्या बड़े जानकार हो, सबके बीच में यही सवाल है। तो अब ये निर्भर करता है कि ये सरकार कैसे चलेगी, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ ये है कि बीजेपी का एक आरोप है लगातार, जो खासकर मामा शिवराज खुद लगाते रहते हैं कि यहाँ पे तो 2.5 मुख्यमंत्री हैं, एक कमलनाथ है, बाकी 1.5 मुख्यमंत्री और हैं। तो वो 2.5 मुख्यमंत्री, मुझे लगता है कि सत्ता दिल्ली में किसी की भी अगर आए, लेकिन अगर वो 2.5 मुख्यमंत्री एक होकर अच्छे से काम कर ले जाएंगे तो शायद मुझे नहीं लगता कि संख्या बल की कोई दिक्कत होगी। क्योंकि कांग्रेस के पास एक चीज़ और है कि 4 निर्दलीय विधायक हैं और कांग्रेस के पास केवल 2 नंबर की कमी है, और बीजेपी को वही 7 नंबर चाहिए जो कांग्रेस को बाहर से सपोर्ट कर रहे हैं। तो एक भी ज़्यादा या कम नहीं है, तो जोड़ तोड़ होता है तो कैसा होता है। मायावती ने भी बीच में मायावती ने भी संकेत दिया था कि कांग्रेस से जिस तरह से, और समाजवादी पार्टी तो खैर इनके साथ है, तो ये बीच बीच में ये घुड़की देते रहते हैं कि हमें कुछ मिला नहीं तो भाई छोड़ जाएंगे, चले जाएंगे, तो इससे कोई दिक्कत वाली स्थिति नहीं? इसलिए शायद नहीं लग सकती है, क्योंकि कांग्रेस को केवल 2 सीटें चाहिए, 114 हैं, बहुमत के लिए 116 चाहिए, और 4 निर्दलीय विधायक हैं। अगर उन 4 में से 2 भी कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं या कांग्रेस ज्वाइन करते हैं तो कांग्रेस के पास पूर्ण बहुमत है। लेकिन बीजेपी को वही 7 सीटें चाहिए जिसमें 4 निर्दलीय हैं, 2 बसपा के हैं, तो बीजेपी को उन पूरी 7 सीटों की ज़रूरत है। तो इतना आसान नहीं होगा कि इस रस्साकसी के खेल में ये विधायक किधर जाते हैं, कमलनाथ की तरफ से रस्सी खींचेंगे या मामा की तरफ से खींचेंगे या उसमें से कुछ बीच में विड्रॉ कर जाएंगे। तो ये सवाल तो बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन अब डिपेंड करता है कि कांग्रेस कितना एकजुट होकर चलेगी। क्योंकि कमलनाथ भी मंझे हुए खिलाड़ी है, और उनका इतने आसानी से, जिस तरह से कैलाश विजयवर्गीय ने हालांकि कहा था कि हमें ऊपर से इशारे की ज़रूरत है, हम तो इशारा होते ही अलट पलट कर देंगे, लेकिन कमलनाथ भी मंझे हुए खिलाड़ी, इसलिए इतना आसान नहीं है जैसे कि मैम कह रही। बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका, आपने मध्य प्रदेश का सिनेरियो और भोपाल का सिनेरियो इतने अच्छे से हमारे दर्शकों को बताया। आप देखते रहिए वीके न्यूज़। शुक्रिया।